हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम एक नए सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग के वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे आपने हमारे पिछले सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय किया था, आपका बहुत प्रेम और स्नेह हमारे वीडियो लेक्चर्स को मिला था। वही प्रेम और स्नेह जो है हमारे इन न्यू वीडियो लेक्चर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो लगातार अब बनाए जाएंगे, उनके लिए भी आप उतना ही प्रेम और स्नेह देंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमारे ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में सफल रहेंगे, जिससे ना केवल आप अपने जो यूजी के एग्ज़ाम्स हैं उसे आसानी से कर पाएंगे, बल्कि आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनको भी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग, यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस, उसके मीनिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग क्या है, क्योंकि पहले हम मार्केटिंग को क्लियर करेंगे, फिर हम जाके कहीं जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग को समझ पाएंगे। देखिए, मार्केटिंग वास्तव में है क्या। अब जो हर एक पर्सन है उसके लिए जो सोच है इस मार्केटिंग के बारे में वो बिल्कुल अलग है। देखिए, वास्तव में जो मार्केटिंग है वो हमारी सबकी लाइफ का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जिधर देखते हैं कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग नज़र आती है। एक पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एक बिजनेसमैन तक हर कोई क्या कर रहा है, एक मार्केटिंग कर रहा है। यानी कि वो अपनी चीज़ को इस तरीके से शो कर रहा है, इस तरीके से अपनी तरीके से जो मतलब इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है, जिससे कि जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो उसके कंज्यूमर्स हैं, वो उसकी जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, उनको आसानी से सेटिस्फाई कर सके। तो इसलिए जो मार्केटिंग है उसको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, आप टीवी में बहुत सारी जो एड्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो क्या है, वो वास्तव में एक मार्केटिंग का पार्ट है। कहीं ना कहीं वो जो एड्स कैंपेन है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ की ओर आकर्षित होने के लिए। अब कोई भी आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आजकल जो है ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एक तरीके से एनवायरनमेंट बन गया है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और जो टीचर्स हैं, क्योंकि उनके लिए भी, क्योंकि इन दिनों भी अभी भी जो है ऑफलाइन क्लासेस इतनी आसानी से नहीं हो पा रही हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन का ही रूट अपना रहे हैं। तो देखेंगे आपने पिछले कुछ कैंपेनिंग में देखेंगे आप, बाईजूस, वेदांतु, ये बड़े बड़े जो हैं वो कितना एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कंज्यूमर्स को जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएंगे। और ना केवल ऑनलाइन एजुकेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सोप्स हैं, डिफरेंट शैम्पूज़ हैं, डिफरेंट ब्यूटी क्रीम्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हर एक पर्सन जो है अपने प्रोडक्ट की ओर जो है कंज्यूमर को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी एक तरीके से जो मार्केटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है एक कंपनी के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए भी, और एक एज वेल एज कंज्यूमर के लिए। तो मार्केटिंग क्या है इसके बारे में बहुत डीपली हमें डिस्कस करेंगे, इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि मार्केटिंग इतनी डीप चली गई है। हालांकि मार्केटिंग का प्योर मीनिंग नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इतनी डीप चली गई है कि आजकल लोग कुछ ऐसे भी कहने लगे हैं कि मार्केटिंग क्या है। कहने लगे हैं कि एक गंजे को कंघी बेचना वास्तव में मार्केटिंग है। यानी कि जो मार्केटर है वो इतना स्किलफुल हो गया है, इसको हम गलत नहीं समझेंगे कि एक तरीके से ये नहीं कहेंगे कि बेवकूफ़ बनाना मार्केटिंग है, नहीं। इसको आप डीपली जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में कि गंजे को कंघी बेचने का मतलब क्या है। यानी कि गंजे का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन जो है उसके बाल नहीं है, और कंघी का मतलब ये नहीं है कि वो केवल कॉम्बी बेच रहा है। नो, देखिए, गंजे को कंघी बेचने का मतलब है एक वो इंसान जिसे उस चीज़ की नीड नहीं थी, उसे वो चीज़ दे देना। अगर इस कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो हम सारे ही गंजे हैं और हम सारे ही कंघी खरीद रहे हैं। कैसे? अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। कई बार क्या होता है, जैसे टीवी में ऐड आती है, जब टीवी में ऐड आती है तो हमारी जो है उस चीज़ की तरफ जो है एक तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है, उस चीज़ को खरीदने की चाह होती है। पहली बार ऐड आती है तो हमारे दिमाग में वो विचार आता है, दूसरी बार ऐड आती है हम कोशिश करते हैं उसको इग्नोर करने की, तीसरी बार ऐड आती है और कहीं ना कहीं जाकर हम बाजार में उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। अब ये डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है एक बॉय के लिए, एक यंग बॉय के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसके लिए उसका क्रेज़ हो सकता है। तो जब बार बार उस ऐड को देखता है तो वो एक न्यू मोबाइल फ़ोन, न्यू सेल फ़ोन या फिर न्यू जो भी कोई गैजेट्स है, लैपटॉप, कंप्यूटर एट्सेट्रा, वो बाय कर लेता है। इसी तरीके से एक यंग गर्ल के लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकता है। तो जब बार बार उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐड आती है तो कहीं ना कहीं वो गर्ल्स जो है उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है बाजार से बाय कराती है, इवन दो चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है। तो देखा जाए तो मार्केटिंग जो है हम सबकी एक तरीके से डेप्थनेस में आ गई है।
अब एक चीज़ को हम पहले समझें कि मार्केटिंग वास्तव में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देखो, एक बहुत सिंपल हिंदी में लाइन आती है, बहुत सिंपल। वो क्या आती है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये स्टार्टिंग था मार्केटिंग का। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि कोई चीज़ अगर लोगों के आंखों के सामने आएगी, डिस्प्ले होगी, तभी तो लोग उसको खरीदेंगे। अब आप देखेंगे कि कभी आप किसी स्वीट शॉप में जाएं, तो हो सकता है आप कोई एक पर्टिकुलर स्वीट खरीदने जाते हैं, लेकिन उसके जो शोकेस होता है, उस शोकेस में कई सारी स्वीट्स जो है डिस्प्ले कर रही होती है, और आपका जो मन है वो आकर्षित हो जाता है किसी पर्टिकुलर स्वीट्स को बाय करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि जो दिख रहा है वही तो बिक रहा है। आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, या किसी और पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं, हो सकता है आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, लेकिन वहाँ पर आपको कई तरह के प्रोडक्ट नज़र आते हो, और आप उस प्रोडक्ट को तो बाय करते ही करते हैं जिसको आप बाय करने गए हैं, बल्कि एक दूसरा प्रोडक्ट भी बाय कराते हैं। यानी कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो इसीलिए जो है आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐड कैंपेनिंग चलाने लगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड के ऊपर अमाउंट खर्च करने लगी हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है जो दिखता है वो बिकता है, एक लिमिट तक ही सही है। मान लीजिए जो चीज़ दिख रही है और बार बार बिक रही है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कंज्यूमर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को बार बार जाके बाय करेगा, बल्कि वो न केवल खुद बाय नहीं करेगा, दूसरों को भी कहेगा कि आप इस कंपनी का या आप इस ब्रांड का प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत खरीदेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो बेकार है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो उस तरीके से जो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखती है वो बिकी जाएगी। हो सकता है आप एक बार बेच दें, दो बार बेच दें, लेकिन बार बार उसको ज़्यादा देर तक नहीं बेच सकते, और आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट जो है नहीं कर सकती। अब जो कॉन्सेप्ट है जो दिखता है वो बिकता है से चेंज होकर हो गई, जो बिकता है वो दिखता है। आई थिंक वर्ड चेंज है। क्या चीज़ है? जो बिकता है वो दिखता है। अब क्या बिकता है? बिकता वही है जो कंज्यूमर मांगता है, जिससे कंज्यूमर की नीड्स और वांट जो है सेटिस्फाई होती हैं। आज कंज्यूमर जो है बहुत डिमांडिंग हो गया है। वो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स को चाहता है, अलग अलग शेप में चाहता है, अलग कलर में चाहता है, अलग डिज़ाइन में चाहता है, अलग तरह की उसमें कुछ वैरायटी चाहता है। और इसके लिए प्रोड्यूसर जो है वो मजबूर हो गया है, क्योंकि उसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना ज़रूरी है। तो आज जो प्रोड्यूसर है डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट फीचर्स में, डिफरेंट कलर्स में जो है अपने प्रोडक्ट को ला रहा है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ है। किस चीज़ का एवोल्यूशन हुआ है? पहले तो मार्केटिंग थी इस चीज़ पर कि जो जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, अब जो है इससे चेंज हो गई, जो बिकता है वही दिखता है। यानी कि जैसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है वही चीज़ आज आसानी से बिकती है। आज आप देखेंगे कि इंडिया की जो बॉलीवुड है उसमें ज़्यादा मूवीज़ जो है पहले वही एक मसाला टाइप की मूवीज़ बना करती थी, वही डिशुम डिशुम, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा फैमिली, थोड़ा रोमांस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन नहीं, आज जो है बॉलीवुड में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। किस चीज़ का ड्रास्टिक चेंज आया? आज जो लोग जो है एक किसी कॉन्सेप्ट पर, किसी थीम पर मूवी देखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से आज बॉलीवुड में जो नई नई मूवीज़ आ रही है वो किसी पर्टिकुलर थीम पर, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है जो चाहता है, इसलिए प्रोड्यूसर को भी उसी तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो लाने पड़ते हैं। तो इसको हम वाइडर सोचते हैं, जो बुकिश लैंग्वेज है, या यूँ कहें कि जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें मार्केटिंग क्या है। देखो, नैरो कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो मार्केटिंग को डिफरेंट वे में जो है एक तरीके से डिफाइन करते हैं। किस तरीके से डिफाइन करते हैं? क्योंकि डिफरेंट पर्सन जो है वो अपने अपने जो उनकी जो एबिलिटी है, जो उनकी नीड है, जो इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं। अब जैसे कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग क्या है? कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग क्या है? शॉपिंग है। इसी तरीके से सेलर्स के लिए मार्केटिंग क्या है? सेलर्स के लिए जो मार्केटिंग क्या है वो सेलिंग है। इसी तरीके से फार्मर्स के लिए मार्केटिंग क्या है? उसके लिए जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वही वास्तव में मार्केटिंग है। एक इंजीनियर के लिए मार्केटिंग क्या है? एक इंजीनियर के लिए मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, यही उसके लिए मार्केटिंग है। इसी तरीके से जो है जो मैनेजर है, जिनकी जो मैनेज करता है, उसके लिए मार्केटिंग क्या है? उसके लिए जो रिटेलिंग है वही मार्केटिंग है। तो क्या वास्तव में मार्केटिंग यही है? नहीं। मार्केटिंग जो है हम सबके आसपास है, हम सब मार्केटिंग को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग के वर्ड्स को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, गलत तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मार्केटिंग इससे कहीं वाइडर है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर एक छोटी सी चीज़ नहीं आती। मार्केटिंग के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, वही वास्तव में जो है मार्केटिंग है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में कहें वास्तव में मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर सेंस है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसके अंदर कई चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें वो सारे रिसोर्सेज
और वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जिससे कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनको एक तरीके से उनका जो डायरेक्ट है या उसका फ्लो है वो किया जाए फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जिन भी एक्टिविटीज़ की जरूरत होती है, जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिन जिन फंक्शंस की जरूरत होती है, वो सब के सब क्या है, वो वास्तव में मार्केटिंग है। और सही मायने में मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग देखिए बहुत, अगर उसका एक्चुअल मीनिंग निकालना है तो वास्तव में मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ है जिससे कि जो राइट गुड्स और सर्विसेज है वो राइट पीपल तक पहुंचाई जाए, राइट प्लेस पर पहुंचाई जाए, राइट टाइम पर पहुंचाई जाए, राइट प्राइस पर पहुंचाई जाए, और उसका जो कम्युनिकेशन प्रमोशन है वो भी राइट हो, तो वास्तव में जो है उसे मार्केटिंग कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केटिंग का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मार्केटिंग की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कि मार्केटिंग की जो जो डेफिनेशंस है उनसे हम कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि मार्केटिंग का वास्तव में क्या मीनिंग है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट मार्केटिंग की जो है डेफिनेशंस दी है। जैसे अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है वो क्या मार्केटिंग डेफिनेशन देती है? मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। तो देखिए वही जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया, कहीं हद तक बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि मार्केटिंग में क्या है, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस इंक्लूड की जाती है जिससे कि जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके डायरेक्टली। तो एक तरीके से वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना जिससे कि जो गुड्स है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं वो किसके लिए बनाई जाती हैं? वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए बनाई जाती हैं, यूज़र के लिए बनाई जाती हैं, और उन तक गुड्स को पहुंचाना ही मेन जो है वो मार्केटिंग है। एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जो सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड बुस्केक के अनुसार वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्शन दैट क्रिएट्स वैल्यू इन गुड्स थ्रू क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ओनरशिप यूटिलिटीज। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। किस चीज़ का इंटीग्रेटेड सिस्टम है? कई सारी एक्टिविटीज़ का, कई सारे एक्शंस का। और वो क्या करता है? वो वास्तव में गुड्स में वैल्यू क्रिएट करता है। किस तरीके की वैल्यू क्रिएट करता है? वो वैल्यू क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी की, प्लेस यूटिलिटी की, टाइम यूटिलिटी की एंड ओनरशिप यूटिलिटी की। अब इसको हम थोड़ा सा एक तरीके से एलोबरेट करेंगे। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? देखिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वहीं से हमें लकड़ी मिलती है, वहीं से हमें वुड्स मिलती है। अगर आपको कोई कहा जाए कि आप लकड़ी पे यानी कि पेड़ के ऊपर आसानी से बैठे या सोएं, क्या सो सकते हैं? नहीं सो सकते। लेकिन जब उसी लकड़ी से जो है फर्नीचर तैयार किया जाता है तो आप उस पर बैठ भी सकते हैं और उस पर आप सो भी सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है? फॉर्म यूटिलिटी है। जहाँ तक सवाल है प्लेस यूटिलिटी, देखिए होता क्या है, जनरली जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होता है जरूरी नहीं है कि उसका कंजम्पशन भी वहाँ हो। तो जो प्रोडक्शन प्लेस है और कंजम्पशन प्लेस है उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस हो सकता है। जस्ट लाइक चाय है, टी जो है वो कहाँ पैदा होती है? जनरली वो आसाम इस साइड में पैदा होती है या वेस्ट बंगाल में पैदा होती है, दार्जिलिंग वगैरह में पैदा होती है, जबकि उसकी कंजम्पशन है ऑल ओवर इंडिया, इवन वर्ल्ड में होती है। तो उसको जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा प्लेस यूटिलिटी जो है वो क्रिएट की जाती है। अब जहाँ तक सवाल है टाइम यूटिलिटी का, जरूरी नहीं है कि गुड्स का जो प्रोडक्शन है और जो गुड्स का जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल सेम टाइम पे हो, क्योंकि जो प्रोडक्शन टाइम और कंजम्पशन टाइम में डिफरेंस हो सकता है। अब जस्ट लाइक जो विंटर क्लोथ्स है उसकी जरूरत कब पड़ती है? नेचुरली विंटर में पड़ती है, कुछ एक महीने ही पड़ती है, फ्यू मंथ्स। लेकिन क्या उसका प्रोडक्शन उन फ्यू मंथ्स में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। विंटर क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर ईयर किया जाता है, जबकि उसका कंजम्पशन है वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड में किया जाता है। तो उस दौरान हम गुड्स को कहाँ रखते हैं? नेचुरली हम गुड्स को वेयर हाउसेज में रखते हैं। तो वेयर हाउसेज के थ्रू जो है टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। अदर आता है ओनरशिप यूटिलिटी। देखिए गुड्स को प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, तो उसका ओनर कौन हुआ? प्रोड्यूसर हुआ। लेकिन प्रोड्यूसर ने तो उसको यूज़ करना है नहीं, यूज़ किसने करना है? कंज्यूमर ने यूज़ करना है। तो इसलिए गुड्स को जो है उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाती है, उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर को बेचा जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर को बेचा जाता है, और फाइनली रिटेलर से जो गुड्स है वो फाइनली कंज्यूमर तक आता है। तो उस गुड्स का जो राइट है यूज़ करने का वो किसके पास आता है? कंज्यूमर के पास आता है। तो ये मार्केटिंग के द्वारा एक सिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसके द्वारा जो है गुड्स में जो वैल्यू क्रिएट की जाती है, डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज क्रिएट की जाती है, लाइक फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ओनरशिप यूटिलिटीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मार्केटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो वास्तव में इंटरनेशनल मार्केटिंग है। अब जब तक हम मार्केटिंग को नहीं समझते तो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को कैसे समझते? तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, इसकी हम डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड बर्सन के अनुसार। वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग मल्टीनेशनल फिजिकल distribution channels and undertaking the various activities for selling the products and services in different nations। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है, वो प्रोसेस है इस्टेब्लिशिंग मल्टीनेशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, यानी कि अलग अलग नेशंस में, डिफरेंट नेशंस में है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वो वेरियस एक्टिविटीज़ जो है उसको अंडरटेक किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिससे कि जो गुड्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, उसको, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको डिफरेंट नेशंस में आसानी से सेल किया जा सके, उसको बेचा जा सके। एक और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की। सेकंड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू हेस एंड कैटेगरी के अनुसार। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी है इन्होंने, टू मेक अवेलेबल कंट्रीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मोर देन वन कंट्रीज कस्टमर फॉर यूज इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केटिंग। वो क्या कह रहे हैं, देखिए जो गुड्स है, एक कंट्री के जो गुड्स और सर्विसेज है उसको एक देश से ज़्यादा के देशों के लोगों को, इनके उनके कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना ही इंटरनेशनल मार्केटिंग है। यानी कि कोई भी जो एक कंट्री का गुड्स है उसको दो या दो से ज़्यादा देशों में हम अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो नेचुरली बात है वो क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाएगी। तो इन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक सिंपल डेफिनेशन दी है। अब हम जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग इतनी सिंपल है जितनी सिंपल ये डेफिनेशंस कह रही है? नहीं। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग इतनी सिंपल और इतनी इजी नहीं है जितनी ये सिंपल दिख रही है। कि सिंपल फॉर्म में तो ये ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल जो डोमेस्टिक मार्केटिंग है उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है डिफरेंट नेशंस में, यानी कि एक देश से जब ज़्यादा देशों में माल बेचा जाने लग जाता है तो उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन वास्तव में इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जो डिफरेंट नेशंस हैं उनका जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि अलग अलग नेशंस में अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होती है एक इंटरनेशनल मार्केटर को, वो उस नेशंस की मार्केटिंग एनवायरनमेंट को रीड आउट करते हुए एक लोकल बनानी पड़ती है, उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अब ये कस्टमाइज़ किस बेस पे किए जाते हैं? वहाँ की जो नेशंस की जो लोकल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ की जो ज्योग्राफिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, वहाँ के जो गवर्नमेंट्स रूल्स एंड लॉज हैं, यानी कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। अब आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैकडी है, इनकी मैकडोनल्ड जो है, अब वो डिफरेंट नेशंस में अपना बिजनेस करता है, तो वो अपना जो मीनू तैयार करता है उन नेशंस के अंदर, वो वहाँ की जो फूड हैबिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो मीनू तैयार करता है। इसी तरीके से वो डिफरेंट नेशंस में जो अपने डिशेस के नेम रखता है, वो नेम भी जो है वहाँ के जो लोकल वर्ड्स होते हैं, लोकल लैंग्वेज होते हैं, उनका उसका मेन यूज़ किया जाता है। इवन जो उसके टेस्ट है वो भी जो है वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जस्ट लाइक मैकडी जो है जो प्रोडक्ट इंडिया में बेचता है वो काफ़ी स्पाइसी होता है, वही प्रोडक्ट जो अदर नेशन में बेचता है खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में वो इतना स्पाइसी नहीं होता, बहुत ही कम, मतलब एक तरीके से बॉइल्ड टाइप में होता है। तो ये भी एक डिफरेंट जो है आता है। तो इसलिए इन डिफरेंट नेशंस में जो है अलग अलग तरह की जो उनके जो लैंग्वेज होती है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है और इंटरनेशनल मार्केटिंग दोनों एक ही चीज़ है। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या किया जाता है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास जो सरप्लस प्रोडक्ट पड़ा है, सरप्लस जो प्रोडक्शन है, वो खाली उसी को बेचने के लिए एफर्ट्स लगाता है अदर नेशंस में। इसके लिए वो जो है एक तरह से फुल फ्लैज जो है मार्केटिंग ऑपरेशन नहीं यूज़ करता अदर नेशंस में। दूसरी ओर जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसमें जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी इंक्लूड है एज वेल एज डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है इन अदर नेशंस। यानी कि उसमें जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का भी यूज़ किया जाता है और एज वेल एज डायरेक्ट मार्केटिंग का भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या किया जाता है, वहाँ पर जो है फुल फ्लैज मार्केटिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। किस तरीके के फुल फ्लैज मार्केटिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं, वहाँ पर जो है अदर नेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए जाते हैं, वहाँ पर पर्सनल सेलर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ की जाती है इन डिफरेंट नेशंस के अंदर। और कई बार तो इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस को, इन इंटरनेशनल मार्केटर को अपनी सब्सिडरी कंपनी भी खोलनी पड़ती है अदर नेशंस में, ताकि वो वहाँ के लोकलाइज जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को आसानी से एक तरीके से कस्टमाइज़ कर सके, ईजी कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग की डेफिनेशंस और मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स जो है वो अपनी जो क्वेरीज है वो हमें ईजिली भेज सकते हैं।
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग की नेचर क्या है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स। यस, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जो एक इंटरनेशनल मार्केटर है उसे अपना जो बिजनेस है वो मोर देन वन नेशंस में करना पड़ता है। अब क्योंकि उसे अपना जो बिजनेस है वो मोर देन वन नेशंस में करना पड़ता है, तो उसलिए जो है उन डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उनको एनालाइज करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर डिफरेंट नेशंस के जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होते हैं वो उनके कल्चर पे, वहाँ के कस्टम्स पे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं होता। तो यानी कि एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सेकंड, वाइड स्कोप। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो एक बिजनेसमैन के लिए एक वाइड स्कोप प्रोवाइड कर रही है। वाइड स्कोप किस तरह प्रोवाइड कर रही है कि जहाँ एक कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में बेच सकती है, उसके लिए जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से एक सिंपल मार्केट बन जाता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज को ले लीजिए, जस्ट लाइक कोका कोला, पेप्सी, ये अपने प्रोडक्ट को जो है लगभग 200 कंट्रीज़ के अंदर जो है अपना गुड्स बेचती हैं, और जिसकी वजह से जो है अपने मास प्रोडक्शन को आसानी से सेल आउट कर पाती हैं। तो इसलिए जो है एक बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेशन में सेल कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग में दोनों ही तरह के वेरिएबल अवेलेबल होते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। जहाँ तक सवाल है कंट्रोलेबल वेरिएबल जो होते हैं वो वास्तव में जो मार्केटिंग है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 4 P's, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रमोशन, ये एक तरीके से मार्केटिंग के इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। इनको जो है कंपनी आसानी से चेंज कर सकती है, उनमें आसानी से चेंज ला सकती है, लेकिन इनको चेंज करना तो बड़ा आसान है। जहाँ तक सवाल है एक्सटर्नल कंपोनेंट, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पेरेंट कंपनी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होस्ट नेशन का हो, दोनों ही सूरतों जो पॉलिसीज़ में चेंज आता है उनके ऊपर कंट्रोल करना एक बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इन सब जो चेंजेस का इम्पैक्ट है वो बिजनेस पे आता है, कई बार ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जहाँ तक सवाल है फोर्थ पॉइंट का, नंबर फोर्थ पॉइंट आता है मोर रिस्की। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है वो डोमेस्टिक मार्केटिंग कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि आपको जो है एक से ज़्यादा नेशंस में बिजनेस करना है। अब वहाँ का जो रिस्क है वो कंटिन्यूसली बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंट्री रिस्क भी हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर चेंज हो सकता है, डिफरेंट लॉ में चेंज आ सकता है, तो वो जो कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनमें चेंज आ सकता है, कंपटीशन का लेवल बढ़ सकता है। तो ये बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो ये सारे जो रिस्क हैं वो डोमेस्टिक मार्केटिंग कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक मार्केटर को जो है एक्सपर्ट की सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ये किस तरीके के एक्सपर्ट्स हैं? जैसे एक्सपोर्ट एजेंट्स हो गए, शिपर्स हो गए, या पैकेजिंग कंपनीज हो गई, या टेक्नोक्राफ्ट हो गए। इन सब की जो है बहुत ज़्यादा सर्विसेज की जो है ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेसमैन को। तो इन सारी सर्विसेज का यूज़ भी ज़रूरत पड़ जाती है, इनको भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके से जो है ये भी नेचर है एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग की, कि जो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज है उनकी बहुत ज़्यादा नीड आती है। नंबर 6 आता है मोर कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन का जो लेवल है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में डोमेस्टिक मार्केटिंग कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्यों रीज़न है? देखिए, यहाँ पर 3 तरह का कंपटीशन आता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ए नेशन बी नेशन में अपने गुड्स को बेचना चाहता है, तो उसको हम समझेंगे। अब ए नेशन या ए नेशन की कंपनी को किस किस से जो है कंपटीशन फेस करना पड़ेगा? ए नेशन की कंपनी को सबसे पहले तो अपने ही देश के जो अदर जो कंपनीज है वो खासकर सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाती हैं, उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट लाइक वो भी मान लीजिए ए नेशन की कोई कंपनी अपने क्लॉथ, मान लीजिए वो क्लॉथ बनाती है,
रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, तो वो भी बी नेशन में रेडीमेड गारमेंट्स बेचना चाहती है। ए नेशन की कोई अदर कंपनी भी हो सकती है, वो भी रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, वो भी बी नेशन में बेचना चाहेगी। तो उस ए नेशन की कंपनी को पहले तो कंपटीशन अपने ही पेरेंट नेशन की कंपनी से करना पड़ा। फिर बी नेशन में भी कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती होंगी, तो यानी कि वहाँ की जो होस्ट नेशन है, वहाँ की भी जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उनसे भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और तीसरा, ए और बी नेशन को छोड़कर बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी होंगी जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाती होंगी, वो भी बी नेशन में बेचना चाहती होंगी। तो यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। तो इन तीन तरफा कंपटीशन को फेस करना इतना आसान नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो नेचर है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप अपनी क्वेरी जो है हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। और आप अपनी क्वेरी या सजेशंस हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulyaniclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।